क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक सादा एक आम इंसान के लिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या किस तरह का काम करता है? मकसद ये नहीं है कि मसलन फिजिकल दुनिया में कोई काम किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग आज जनरली यूज कर रहे हैं। जैसे इंसान ने गैस किया वो मशीन भी गैस कर पाएगा। कि ये सर्च इंजन नहीं है। टेक्नोलॉजी को यूज करें, जो आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी उसे यूज करें। इस्तेफादा करना तो एक है चीज़, उसको तो करना कि पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी में अभी जंग है वो ट्रेंड मॉडल्स पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर है, उलमा इसकी अहमियत इस वक्त क्या बता रहे हैं, क्या ख़तरात हैं, और फाइनली हम क्या चीज़ें करें ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन तरीके से इस नस्ल और आइंदा नस्ल वाले इस्तेमाल कर सकें। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ दो बरादर मौजूद हैं जो दोनों हौज़े इल्मिया क़ुम में हैं, तालिब इल्म हैं। सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ मौलाना कुमैल भोजानी साहब को, और अलैकुम सलाम, और काजिम भोजानी साहब को। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि दोनों भाइयों को मैं इंट्रोड्यूस भी कर दूं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, और एक उनका आईटी बैकग्राउंड भी है ताकि हमारा जो कॉन्वर्जेसन है वो आपके लिए रेलेवेंट हो, और ख़ुद इनकी टेक्नोलॉजी पर पकड़ भी मजबूत है। उस हवाले से मौलाना कुमैल भोजानी साहब जो हैं उन्होंने बीई किया है कंप्यूटर साइंस से, पूना से। मैं भी मौलाना साहब कहाँ से आपने पढ़ाई की? और जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूना में एक कॉलेज है जिसका नाम पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद तकरीबन 8 साल में इंडस्ट्री में था। और जब मैंने हौज़ा ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया, उस ज़माने में मैं उस कंपनी में जो है टेक्निकल आर्किटेक्ट के उन्वान से था, और हमारा काम ज़्यादातर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स और नेटवर्किंग और इस तरह की चीज़ों में था। सही, शुक्रिया बहुत बहुत। काजिम साहब जो हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। मुझे ख़ुद याद है कि मैं आपके साथ पूना से बॉम्बे सफ़र कर रहा था, कार में थे हम लोग, जब आप जो हैं ईरान आने का आपका इरादा था। मुझे याद है कि हम लोग एक ही कार में थे और आप उस वक्त जो है पूना से बॉम्बे आ रहे थे। शायद वही आपका सफ़र था ईरान आने के लिए, तो वो यादें भी हमारी जुड़ी हुई हैं। काजिम साहब, आपका जो है एक्सपीरियंस, आपकी जो ग्रेजुएशन हुई वो आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस किया था, चेन्नई से किया था। फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने कुछ काम किया था, और आपको यूएस की यूनिवर्सिटी से इनविटेशन भी आया था, लेकिन उसी वक्त हौज़े से भी इनविटेशन आया था और आपने हौज़े की तरफ रुख किया था। थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें ताकि हम लोग कॉन्वर्सेशन शुरू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बयान किया कि मैंने जो बैचलर्स डिग्री है वो चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, CMI के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की, और जो मौजू हमारा होता था वो मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस। लेकिन कंप्यूटर साइंस में तकरीबन जो उसका थियरी पार्ट होता है, यानी एल्गोरिदम्स है, और इससे मुतालिक दूसरी चीज़ें हैं, मसलन इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और इस तरह की जो उस ज़माने में काफ़ी एक अहम टेक्नोलॉजीज़ थी, और फिर वो ग्रो हुई है। और फिर डेटा साइंस वगैरह इस तरह की जो आजकल भी जो AI की टेक्नोलॉजी उससे भी रिलेटेड है। यानी इसका जो बैकग्राउंड है, यानी AI के पहले जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे काम होता है, फाउंडेशनल मौज़ूआत, जी, उसमें एल्गोरिदम्स और ये चीज़ें, और अलबत्ता फिर दूसरी चीज़ें भी होती है जिस तरह प्रोग्रामिंग है, डिज़ाइन है वगैरह। जी, तो ये तकरीबन मेरा बैकग्राउंड रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल ने ये तौफीक दी कि उसी ज़माने में मेरी डिग्री ख़त्म होने के बाद ये रुझान ईजाद हुआ कि हौज़े इल्मिया में आया जाए, ताकि जो भी खिदमत हम लोग के लायक है हम उसे अंजाम दे सकें इंशाअल्लाह। माइक्रोसॉफ्ट के सिलसिले में आपके बारे में। जी, तो वो ये था कि जब मेरी डिग्री ख़त्म हो गई तो बीच में एक वक्फ़ा होता है, या आप मसलन यानी जो अगली यूनिवर्सिटी है या आप उसको एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 महीने के लिए बेंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च डिपार्टमेंट है। यानी वो अलग, जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है वो एक अलग उसका वो होता है,
ये है उसका नाम, ये माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। और वहाँ पे होता यही है कि जो कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने मसलन तालीम हासिल की है वो एम्प्लॉय करते हैं ताकि मसलन अलगोरिदम से इस तरह के मौज़ूआत पर रिसर्च हो सके। तो मैं रिसर्च असिस्टेंट के उन्वान से वहाँ पर एक रिसर्चर थे, 3 महीना इंटर्नशिप के उन्वान से मैं वहाँ पर था, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुमाना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह को आने के बाद भी आपने भी बहुत सारे व्यूअर्स ने इस्तिफ़ादा किया। हमेशा जो है हम लोग इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। हम कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक लेमैन के लिए, एक सादा, एक आम इंसान के लिए क्या है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस? इतनी अहमियत कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई जिसकी भी हम लोग ताकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उस पे भी आएँगे आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने क्या कहा। लेकिन क्या है एक आम इंसान के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस? बिस्मिल्लाह। जी, टेक्नोलॉजी का इंसान के ज़िंदगी में हमेशा एक अहम असर रहा है, और टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो इंसानों ने मिलकर अपनी अक्ल और तजुर्बे के ज़रिए जिसे ईजाद किया ताकि उसे एक अवजार के तौर पे, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। यानी टेक्नोलॉजी एक चीज़ है जो हमें इजाज़त देती है कि हम बहुत सारे काम कर सकें। और इस हवाले से अलबत्ता ये हम सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक न्यूट्रल चीज़ है, यानी वो अच्छे काम में भी इस्तेमाल हो सकती है, बुरे काम में भी। यानी खुद टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चीज़, एक टूल है, एक वास्ता है, एक ज़रिया है। जिस तरह मसलन आप कहते हैं कि एक चाकू है, वो एक टूल है, आप अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बुरे काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो सिलसिला चला, कंप्यूटर के मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ बनती गई, इसमें एक नया मरहला है कि जिसमें ज़्यादा ये है कि वो चीज़ें या वो काम जो एक इंसान अपनी अक्ल और इंटेलिजेंस के ज़रिए अंजाम देता है, कि मुख्तलिफ टास्क है जो हम इंसान अपने वही जो कुदरत जो खुदा ने दी है, अक्ल और इंटेलेक्ट, उसके ज़रिए हम अंजाम देते हैं। तो कोशिश ये की गई कि क्या मशीन के ज़रिए भी इसी तरह के काम जो इंसान अंजाम देता है उसे अंजाम हम दे सकते हैं नहीं। और उस पर काफ़ी रिसर्च और मेहनत और मुख्तलिफ फंडिंग, पैसा लगाकर एक तकरीबन आप कह सकते हैं 2 साल पहले इस तरह एक उसके बारे में हम सबके लिए वो था कि एक नई चीज़ है, तो उस पर काम सालों से चल रहा था। और उसका मकसद ये है कि वो काम जो इंसान अपनी अक्ल के ज़रिए अंजाम देता है उसको मशीन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए करवाया जाए। और ये कोई नई ताज्जुब वाली चीज़ नहीं है। मसलन एक ज़माना वो था, मसलन 40-50 साल पहले, कि उसमें ये होता था कि वो काम जो इंसान अपने जिस्मानी कुव्वत के ज़रिए अंजाम नहीं दे सकता, बड़े बड़े पत्थर उठाना, बड़े बड़े चीज़ों को एक जगह से, वो उसके लिए इंसान ने मशीन बनाए, मसलन ये बड़े बड़े जो क्रेन्स है या बुलडोज़र्स है ये। तो इसी तरह ये एक उस टेक्नोलॉजी है जहाँ पर अब मकसद ये नहीं है कि मसलन फ़िज़िकल दुनिया में कोई काम किया जाए, बल्कि जो इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल दुनिया है उसके काम वो चाहता है कि मशीन तक मसलन मुंतकिल करे और वहाँ पर उसको अंजाम देने की कोशिश करे। जी, यहाँ पे मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मज़ीद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह का काम करता है। तो फ़र्ज़ करें आप फल ख़रीदने के लिए जाते हैं हर रोज़, मिसाल के तौर पे इंसान है, फल ख़रीदता है, उसने इतनी बार जो है वो एप्पल ख़रीदा है, ऑरेंज ख़रीदा है, ठीक है। तो अब उसको वो ऑरेंज का शेप और वज़न जो है उसको पता है, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें उसके हाथ में एक फ्रूट दिया जाए, आँखें उसकी बंद कर दी जाए, अब वो शेप अगर उसको गेज कर ले अपने हाथ से और उसका वज़न गेज कर ले तो वो गेस कर सकता है कि कौन सा फ्रूट है जी। ठीक। तो अगर फ़र्ज़ करें हमने मशीन को कुछ इस तरह से एडवांस बना दिया, उसमें एल्गोरिदम्स और ये तमाम चीज़ें डाल के, और हमने उसको डेटा दिया कि भाई आपके पास ऐसे शेप का एक फल है, इतना उसका वज़न है, फ़र्ज़ करें कलर भी आपने उसको दे दिया, ये कलर है, फलां है, बहुत सारा डेटा उसमें डाल दिया। अब मशीन के अंदर ये एल्गोरिदम्स यूज़ करके ये सलाहियत आ जाती है कि अभी कोई नया उसको डायमेंशन दिया जाएगा कि मसलन एक चीज़ है जिसका शेप ये है, जिसका वज़न ये है, अब उससे आप कहेंगे कि गेस करो ये क्या है, तो जैसे इंसान ने गेस किया वो मशीन भी गेस कर पाएगा। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी इस टाइप का काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाता है। और बहुत वसी तौर पे मसलन आज ये इस्तेमाल, मसलन आज कल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, वो ऐनन जो कुमैल भाई ने मिसाल दी उसी तरह से, कि हम इंसान जब किसी से मुलाकात करते हैं तो उसके फेशियल कुछ फीचर्स और वो अपने जहन में उसको हम महफूज कर लेते हैं, वो डेटा हमारे जहन में, फिर अगली बार उनसे मुलाकात होती है तो हम उसे मैच करते हैं इस तरह से। तो अब ये हुआ कि इसको कहा गया कि इसको कंप्यूटर्स में हम इसको लाया जाए, और लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें फिर हज़ारों तस्वीरें हैं
जिसके ज़रिए इस सिस्टम को ट्रेन किया गया है। हालांकि ये इस्तेलाह वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये ट्रेंड मॉडल्स है, इसमें बहुत डेटा फीड होता है और इस मॉडल का काम ये होता है कि जो डेटा उसे दिया गया, मसलन फर्ज करें 10,000 तस्वीरें, उससे वो एक पैटर्न्स और उसके अंदर जो कुछ खुसूसियात है वो उसे एक, आप कह सकते हैं कि उसको अलग कर लेता है। कि बाद में जब आप कोई नई तस्वीर उसे दे तो फिर वो जो डेटा से उसने जो इंसाइट्स निकाली है उसे मैच करके फ़ौरन वो आपको बता सकता है कि ये मसलन फला इंसान की तस्वीर है। अलबत्ता इसमें कुमैल भाई बेहतर इसको वजाहत कर सकते हैं कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते ये सिस्टम, बल्कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी और चांस और इसका वो होता है, लेकिन बहुत ही पेचीदा कैलकुलेशंस और एल्गोरिदम्स के जरिए वो कहते हैं कि मसलन बहुत ज़्यादा एहतिमाल है कि ये सही होंगे, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है। और हता ये आप जो लोग यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, वो शुरू में डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि यहाँ पे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। और शायद आपने भी तजुर्बा किया होगा कि कभी कभी बहुत ही वाज़ेह सवाल है लेकिन वो बहुत ही गलत आपको जवाब उनके दे सकता है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है। जी जो लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल मैप्स है या मसलन इस किस्म की कोई मिसाल दे सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग आज जनरली यूज़ कर रहे हैं? एक तो बहुत सामने की मिसाल है जो हमारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, उनके जो होमवर्क्स है उसको करने के लिए। अब सब देखते हैं हमारे जो है, और तो ये बहुत वाज़ेह सी मिसाल है कि बहुत सारा डेटा चूँकि ऑलरेडी इस मॉडल को दिया गया है, एआई मॉडल जो इसके पीछे होते हैं उनको ट्रेन किया गया है इस तरह के डेटा से, और क्योंकि इसके अंदर से वो पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है और ये ट्रेंड डेटा है, तो यहाँ पे जब आप उससे सवाल करते हैं तो बहरहाल वो चैट जीपीटी और चैट जेमिनी या ग्रोक इसकी बात कर रहे हैं। जी इसमें ये चीज़ होती है कि वो जो डेटा ऑलरेडी उसको दिया गया है और जिसके ज़रिए से ये पूरा मॉडल ट्रेन हो चुका है, अब जब आप उससे सवाल करते हैं तो बहरहाल इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं और एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं ताकि आपके सवाल को पहले समझा जाए, उसके अंदर जो वर्ड्स है उसको उसके पैटर्न समझे जाए। तो बेसिकली एक आम इंसान चैट जीपीटी या इस टाइप के एप्लीकेशन जो होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ जाके मिसाल के तौर पर वो सवाल करता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में मसलन नमाज के बारे में क्या कहा। ये एक सवाल मिसाल के तौर पर वो जाके चैट जीपीटी में करता है। चैट जीपीटी अब क्या करता है? देखिए, चैट जीपीटी अब इस सवाल को जब लेगा तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकली इसको अलग करेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर कौन सा वर्ब है, कौन सा जो है कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। बहरहाल उसके मराहिल है, क्योंकि ये गुफ्तगू टेक्निकल नहीं है, मैं बहुत ही सादा करके इसको बयान कर रहा हूँ। तो ये जब हो जाएगा, अब जो मॉडल है जो ट्रेन हो चुका है और उसके अंदर जो पैटर्न्स है उसमें जाके मैच कर चुका है, मॉडल ट्रेन हो चुका है, यानी चैट जीपीटी ने पूरा नहजुल बलागा जो है उसको मसलन डिसाइफर करके उसके अंदर जो पैटर्न्स है, मुख्तलिफ मौजूआत है, उसको जुदा कर लिया है, सेव कर लिया है, ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है अपने पास। अब जब वो आपके सवाल में देखेगा कि सवाल का मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मिसाल के तौर पे नमाज है और अमीरुल मोमिनीन है, ये दो अहम सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में उसको तलाश करना है, तो वो फौरन जाएगा वहां पे जहाँ पे ये मौजूआत है। अगर मैंने सवाल में लिखा है नहजुल बलागा भी लिखा है तो उसके लिए क्लियर है कि नहजुल बलागा की पूरी नहजुल बलागा में से मुझे सर्च करना है नमाज के बारे में। जी, ठीक है ना? के बारे में तो अभी आम इंसान को तो वक्त लगेगा कि हर बार जाके, लेकिन वो तमाम इंफॉर्मेशन को जो नहजुल बलागा की है या कुल्लन मौला अली अलैहिस्सलाम की अगर हदीस कही जाए तो वो सबको डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और तमाम नमाज की जो पॉइंट्स है उनको एक साथ लाके समझता है। अच्छा, उसको जब उसके पास सर्च हो जाता है तो सर्च होने के बाद ऑर्गेनाइज भी करता है वो कि उसके बारे में ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, राइट जी। लेकिन यहाँ पे एक अहम जो नुक्ता है जो बयान किया जाता है वो ये कि ये सर्च इंजन नहीं है, यानी एक बहुत अहम वो है, क्योंकि सर्च इंजन में ये होता है कि डेटा एक जगह रखा हुआ है और ये सर्च इंजन आएगा, उस डेटा को सही ढूंढेगा। मसलन गूगल का जो काम है, गूगल क्या करेगा, गूगल खुद से तो डेटा नहीं बनाएगा, हजारों साइट्स है, मसलन फर्ज करें नहजुल बलागा के मौजू पर 20, 25, 30 साइट्स है। अब जब गूगल पे नहजुल बलागा नमाज अमीरुल मोमिनीन लिखेंगे तो वो जाएगा बेहतरीन साइट जहां पर इस मौजू पर गुफ्तगू आपको ढूंढ कर देगा। लेकिन चैट जीपीटी कुछ और करता है, क्योंकि चैट जीपीटी ट्रेंड है हजारों लाखों करोड़ों साइट्स पर और वो तमाम का तमाम डेटा तो सेव नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा है उसके कुदरत।
तो करता ये है कि आप एक बहुत सादा ताबीर में उस डेटा का खुलासा, एक समरी, एक इंसाइट्स वो सेव करता है। तो ऐसे नहीं है कि चैट जीपीटी के पास पूरा नहजुल बलागा का मतन और टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके पास नहजुल बलागा से इंसाइट्स और उसके कुछ एक समराइज्ड वर्जन है। और जब आप सवाल भी नहजुल बलागा का पूछेंगे तो जवाब भी देगा, तो उसमें थोड़ा वो प्रोबेबिलिटी से जवाब बनाता है जी। इसीलिए गलती का मसलन सर्च इंजन में होता है कि आपने सर्च किया, अगर आपने जो सर्च किया अगर वो है तो है, अगर नहीं है तो कहेगा कि नॉट फाउंड। लेकिन चैट जीपीटी कभी आपको नहीं कहेगा नॉट फाउंड, वो कोई ना कोई जवाब बना के वो कैलकुलेशन करके आपको देगा। इसीलिए अगर ऐसा मौजू हो जिस पर वो ट्रेंड ना हो या डेटा कम हो, तो आप देखेगा कि वो बहुत बुरे जवाब देगा, बहुत ही मसलन ऐसे जवाब देगा कि जो बेमाना है। अगर इसको हम खुलासा इस तरीके से करें, आप लोग करेक्ट कीजिएगा, कि एक शागिर्द किस्म का एक आपका असिस्टेंट है, जो असिस्टेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रेन की गई है और ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो है, या इसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि जो भी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल होगी उसको वो ऑर्गेनाइज करके आपको उसका आंसर देगा। तो इसके बजाय कि आप जाके खुद चीज़ों को मालूम करें, वो आपका एक असिस्टेंट है जो आपके असिस्टेंट का रोल मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी प्ले कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जानना चाहता है हिंदुस्तान में, फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, कौन सा फल मसलन मेरे सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा फल, ये वो तमाम आसान इन्फॉर्मेशन होती है। या मिसाल के तौर पर ये फल खाना बेहतर है, नहीं बेहतर है, ये तमाम आसान इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो आप चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर से, या चैट जीपीटी या चैट जेमिनी या ग्रूक या जिससे भी आप ले रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से एक एंड यूज़र इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये हम लोग अभी एक बहुत ही सादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक मिसाल दे रहे थे ताकि एक आम इंसान के लिए समझ में आ सके। अच्छा, यही मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो सकता है कि मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रेन किया जाए कि मिसाल के तौर पर फला टास्क आपको अंजाम देना है, तो मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को कहा जाए, अभी हम माशाल्लाह एक जगह तबलीग कर रहे थे, वहाँ एक अपने जवान है, उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर कई पेटेंट्स को भी अप्लाई किया है। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने ड्रोन को ट्रेन किया है कि ड्रोन जो है वो इतना ऊपर उड़ेगी, फिर उसके बाद इतना किलोमीटर दूर जाएगी, फिर इतना किलोमीटर दूर जाने के बाद मिसाल के तौर पर फार्मर्स को बजाय इसके कि वो खुद अपना वो स्प्रे करें, वो एक ड्रोन जाएगी और वो ड्रोन पूरे उतने एरिया के अंदर वो स्प्रे करके और उसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि एक इंसान की तरह आप उसको ट्रेन कर रहे हैं और आपका ये फाइनल। तो ये एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल भी हो गया ताकि व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए कि ये एक इस तरीके का शागिर्द है कि जिसको आप जो चीज़ में ट्रेन कर देंगे तो वो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करेगा उसी चीज़ में अंजाम देने की। और बिल्कुल इसी तरह जिस ज़माने में कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर इस तरह नहीं था कि एक काम के लिए या एक टास्क के लिए हो। कंप्यूटर जब आया तो एक ऐसी चीज़ थी जो आप सैकड़ों फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं जी। तो आज भी यही है, जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो कहा जा रहा है कि ये इसी तरह की टेक्नोलॉजी है कि ये इतनी एक माना में पावरफुल है, दूसरे माना में इतनी उमूमी और जनरल है कि आप सैकड़ों अलग अलग फील्ड्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड कार्स है, इमेज रिकॉग्निशन है, इमेज क्रिएशन है, मिलिट्री है, एग्रीकल्चर है, यानी आप जितनी फील्ड के बारे में आप तस्वुर कर सकते हैं वहाँ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये इतनी अहम है जी। और इसका असर भी जो दुनिया पर होगा, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर होगा, वो बहुत ही एक बड़ा असर है। और यही नुक्ता है कि हमारे उलमा बिलखुसूस अयतुल्लाह खामेनी इस पर ख़ास इनकी नज़र है, ताकीद है कि मुसलमानों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमान अगर इसमें पीछे रह जाए तो वही हश्र होगा जो दूसरे एलीट टेक्नोलॉजीज़ है कि जो आप देखते हैं कि जो पावरफुल मगरिबी ममालिक है, जो इम्पीरियलिस्ट है, उनके हाथ में आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या दूसरे, और जब उनके हाथ में है तो उनकी मोनोपोली है, और जब उनकी मोनोपोली है तो फिर उसके ज़रिए वो दूसरों पर प्रेशर डालेंगे। तो इस तरह ना हो जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो इतनी जिससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो मुसलमानों को इसमें आगे होना ज़रूरी है। जो रहबर मुअज़्ज़म की, जैसे काजिम साहब ने भी कहा कि रहबर मुअज़्ज़म की जो नज़र है वो ये है कि आप ये टेक्नोलॉजी है, एंड यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं, और जैसा मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए और हम व्यूअर से कहेंगे कि आप मालूम करें, जानें,
टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जो आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी उसे यूज़ करें। लेकिन वहीं पर वो कह रहे हैं कि कई लेयर्ड हैं ये चीज़ें, और जैसे काज़िम साहब ने भी कहा कि फाइनली कुछ लोग होते हैं, जैसे आज दुनिया में मतलब हक़ व बातिल की जंग है, जहाँ मज़लूमियत है, आप उसकी बात करेंगे तो आपको सेंसर कर दिया जाता है, कंट्रोल करा बिल्कुल। जाता है इन्फॉर्मेशन को। उसी तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो कुछ सालों के बाद होने वाली है, वहाँ मुसलमानों को वो लेयर्ड पोज़ीशन के अंदर क्या रोल प्ले करना चाहिए, और ख़ुसूसन आज के जवान जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो समझ रहे हैं या इंजीनियरिंग फ़ील्ड के हैं, उनको क्या उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अम, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की जो ताकीदात भी है कि इस्तिफ़ादा करना तो एक है चीज़, उसको तो करना पड़ेगा। अक्लमंदी की निशानी ये है कि पूरी दुनिया हर फ़ील्ड में जब इसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो कुल्ली तौर पे जो है हर बिल्कुल। अक्लमंद इंसान इसके पीछे जाएगा और इसको सीखेगा। लेकिन उनकी ताकीद जो है, वो इस बात पर भी है कि जो डीपर लेयर्स हैं, उसके ऊपर हमारा तसल्लुत हो। उससे मुराद ज़ाहिरन उनकी ये है, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल्स को ट्रेन करने की बात हुई, तो देखें जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप उसको एक आमादा, अच्छा या बुरा, हर 2 डेटा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, है बायस ना? डेटा मसलन। बायस डेटा भी जी। प्रोवाइड कर सकते हैं। हुँ। अगर आपने बायस डेटा उसको प्रोवाइड किया मॉडल को ट्रेन होने के लिए, तो मॉडल जो है वो बायस जवाब देगा। हुँ। और हमको मिसालें भी मिलती है। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले आप न्यूज़ में वगैरह सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यूके में कुछ स्कूल्स ने ये ग्रेडिंग असेसमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया। बाकायदा उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो लो क्लास के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक क्लास के जो लोग हैं, उनके बनिस्बत जो है सिस्टम ने बायस दिखाना शुरू किया। बाकायदा प्रोटेस्ट हुए, फिर उसको रोका गया। तो देखें, वो जो लेयर्स हैं, डीपर लेयर, जहाँ पे वो डेटा सेट्स होते हैं, यानी वो जो डेटा जिसके ज़रिए से आपको मॉडल को ट्रेन करना है, हाँ, मशीन उसके मशीन ऊपर। वही बोलेगा जो उसे बताया गया जी, है, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। बताया जा रहा है उसी को कंट्रोल कर लें, बिल्कुल। और तो उसी को गलत चीज़ बताएँ। जब आप उसको गलत चीज़ बताएँगे तो नेचुरली वो भी गलत ही बिल्कुल, बताएगा। अगर आपने पूरा डेटा इस्लामोफोबिक उसको दे दिया और उससे ट्रेन किया, तो आखिरकार जवाब भी जो है वो इस्लामोफोबिक और निकलेगा। दिलचस्प बात ये कि असल जो आप एक एतबार से इस टेक्नोलॉजी में अभी जंग है, वो ट्रेन्ड मॉडल्स पर है। مثلا आप देखिए चैट बिल्कुल। जीपीटी का जो ट्रेन मॉडल है वो प्रोप्राइटरी है, यानी वो किसी को कभी नहीं बताएंगे कि क्या हमारा डेटा ये इस्तेमाल ट्रेन हुआ है। मॉडल हमने क्या किया इसके साथ, हुँ, यानी वो हिडन है, ओपन सोर्स मॉडल नहीं है, हुँ। तो किसी को नहीं पता जबकि कि इन्होंने क्या इनिशियल किया। चैट जीपीटी ओपन सोर्स के लिए जी, शुरू किया में जब गया हुआ था। उसके जो अर्ली मॉडल्स थे उसमें ये था कि वो मॉडल को ट्रेन करते थे, फिर उसको ओपन सोर्स कर देते। अभी भी ओपन सोर्स बहुत सारे मॉडल्स मौजूद है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसमें चैट जीपीटी सबसे आगे। हुँ। लेकिन उन्होंने क्या बनाया है, वो ट्रेंड मॉडल क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, वो कभी रिलीज नहीं हाँ। करेंगे। तो वो हिडन उसका अंदर का लेयर एक है। पूरा मैकेनिज्म हिडन है, प्लस आप बता रहे थे कि डेटा जी, हमें नहीं पता जिसके है। ज़रिए जी, से ये भी नहीं हाँ, पता है कि क्या उसको डेटा ट्रेन उन्होंने किया यूज जा किया। रहा जी। है, वो उसका लोअर लेयर है। सही। और वो हमको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से उसको डेटा दिया है, कौन सा डेटा दिया है। कुल्ली तौर पे वो कहते हैं कि ऐसे हमने हम विकिपीडिया का फलां 2023 तक का जो है डेटा इसको दिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये फ्री कहते हैं वर्जन पे किसी ने नहीं। देखा जी। नहीं है। फ्री वर्जन में तो 2020 तक ही अभी तक है। और इस काम की सख्ती इसी में कि जो अक्सर खर्चा होता है इस एआई के, जी, उसमें ये बिल्कुल। मॉडल ट्रेनिंग में होता है। जी। वैला जब मॉडल ट्रेन हो जाए तो उसको एक्सेस करने, यूज करना और उसको यानी अवेलेबल करना, ये इतना Execute मसला करने नहीं है में कि मसला मसला नहीं नहीं है। लेकिन मसलन कहा जाता है कि चैट जीपीटी ने जो अपना पहला मॉडल ट्रेन किया था, सिर्फ उस मॉडल को ट्रेन करने $10 मिलियन खर्चा किया था। जी। यानी उसकी कॉस्ट सिर्फ एक मॉडल ट्रेन करने की इतनी ज्यादा है। और वो कंटिन्यूअसली ट्रेन हो रहा है, उसके लिए मिलियंस ट्रिलियंस जो टेराबाइट डेटा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चूंकि इनके पास ताकत है, जी। पैसा है, सब कुछ है, जी। ये कर सकते तो हैं। इसीलिए जी। खतरा है कि ये ममालिक जिनके पास पैसा है, ये इसमें आगे चले जाए और फिर ये अपनी मोनोपोली बना ले, फिर आके अपना राज जो दूसरे ममालिक है तमाम दुनिया पर वो करे। पैसा तो अरब दुनिया के पास भी बहुत जी। है, लेकिन वो हो कि कहाँ पैसा लगाना है। कुव्वत, उनको ऑडी खरीदने में ज्यादा शौक है, बजाय इसके कि कि अपने मॉडल्स ट्रेन अपने करें, मॉडल्स डेटा ट्रेन से। करें, बल्कि दूसरों से लेने का वो है। तो यहाँ पर एक आपकी बात कंप्लीट कर लें, जो आप कह रहे थे कि डेटा जो है गलत दिया जाए तो वो बायस्ड डेटा होगा तो बायस्ड रिजल्ट देगा। बिल्कुल। जी। तो इसकी तरफ हम तवज्जो रखें जी। कि ये जो डीपर लेयर है, हम्म।
ये हमारे हाथ में उस तरह से नहीं है। तो हमारे जवान जब इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी या दूसरे जो चैट बॉट्स जो एआई के हवाले से, तो ये जहन में रहे कि वो हर बार जो सवाल पूछेंगे उसका एक्यूरेट जवाब मिलेगा, इस पे मुतमईन ना रहे, क्योंकि मखसूसन वो चीज़ें जो दीनी चीज़ें बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उसमें, क्योंकि हमको नहीं पता है क्या क्या इसको फीड किया गया है। और मसलन ऐसे मौजूआत जो थोड़े सेंसिटिव है, हसास है, मसलन सियासी मौजू पे आप मसलन सवाल करें, आपको हमेशा वही जवाब मिलेगा जो एक वेस्टर्न नैरेटिव है जी, नहीं, कभी आपको अल्टरनेटिव जवाब या ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। मैंने खुद इसको ट्राई किया, मसलन मैंने चैट जीपीटी से गुफ्तगू शुरू की मसलन इनकलाब इस्लामी ईरान के बारे में, तो बहुत ही वाज़े तौर पे मनफी जवाब उसने देना शुरू किया। तो मैंने पलट कर मसलन गुफ्तगू के उसमें कहा कि क्या इस बात का एहतमाल नहीं है कि तुम्हारा डेटा बायस्ड हो और तुमने फ़ारसी सोर्सेस से मसलन डेटा नहीं हासिल किया है। तो मैंने जब इस तरह वो किया तो वो एक कदम पीछे हटा, वो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने कहा कि हाँ इस बात का एहतमाल है और हमें मसलन बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वो बायस ना हो। लेकिन देखिए कोई ये काम नहीं करेगा कि वो चैट जीपीटी से गुफ्तगू करेगा और उससे पूछेगा कि नहीं तुमने इसको नहीं देखा है, उसको नहीं। वो कहेगा कि भाई मुझे बताओ कि वियतनाम वॉर में क्या हुआ। और ये भी आप देखें, आपको वही अमेरिकन नैरेटिव जो वेस्टर्न नैरेटिव वही मिलेगा, जो जुल्म हुआ वियतनाम में या जो वो हुआ उसके ऊपर आपको कम गुफ्तगू मिलेगी। देखिए ये वाज़े बायस है इन सिस्टम। अभी हम लोग खतरात की तरफ नहीं जा रहे हैं, रहबर मुअज़्ज़म खतरात पे आएंगे कि इसमें खतरात बहुत हैं। ये खतरात यही है कि वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल है तो डिसीजन कंट्रोल है, क्योंकि इंसान इंफॉर्मेशन के बेस पे जिंदगी में डिसीजंस लेता है। तो वो इंफॉर्मेशन पूरा कंट्रोल कर लिए तो आप जो डिसीजन लेंगे आपको लगेगा मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिसीजन लेंगे तो आप कंट्रोल्ड है उनके इंफॉर्मेशन पर। तो ये खतरा है। तो रहबर मुअज़्ज़म कह रहे हैं कि आइंदा ये लोग जो हैं जैसे IAEA कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में कि कौन न्यूक्लियर एनर्जी यूज बना सकता है कौन नहीं बना सकता है। पहले हमने बना ली, पहले हमने बम भी बना लिया, सब हमने बना लिया। अब हम दुनिया को बताएंगे भाई आप बना सकते हो, आप नहीं बना सकते हो, आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। अगर AI में मुसलमान आगे नहीं बढ़े और इस टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में नहीं लिया तो रिजल्ट ये होगा कि AI इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसकी तरह जो है ये भी हो जाएगा। इससे क्या मुराद है, क्या कंट्रोल वाला जो पॉइंट है कि व्हाट इज इट कि हमें जो करना है ताकि कंट्रोल आइंदा में जो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं कि मुझे याद है 1997 में मैं एक रिसर्च कर रहा था। रहबर मुअज़्ज़म ने 97 में एक स्पीच दी थी 27 ईयर्स आज से पहले, जिसके अंदर उन्होंने तुल्लाब लोगों से मुखातिब थे और कह रहे थे कि इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ रहा है और इसमें उलमा की जिम्मेदारी है कि इंटरनेट के रेवोल्यूशन का सही इस्तेमाल करे, वगरना रोज़ क़यामत खुदा को हमें जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी नज़रिए के हिसाब से ईरान में उलमा को IT की तरफ और इस तरफ जो है अलग अलग सिस्टम्स बनाने की कोशिश की, लेकिन इन रियलिटी 27 ईयर्स के बाद हम लोग जो हैं इंटरनेट में वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए था। 2002 में रहबर मुअज़्ज़म ने जंग नर्म पहली बार बोला था। जंग नर्म इतने सालों से रहबर बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर, हम सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन हमें करना नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर। यानी कंट्रोल जो है फाइनली उनके हाथ में। कहीं ऐसा ना हो कि AI के साथ भी यही हो जाए। तो क्या है, व्हाट इज इट कि हम लोगों को वहां पहुंचना है? जी बिल्कुल, यानी ये इसके मुकद्दमात वहाँ फराहम हो चुके हैं कि वो इस तरफ यकीनन कदम आगे बढ़ाएंगे कि जितनी ये टेक्नोलॉजी और एलीट होती जाएगी और इसका एप्लीकेशन आएगा बहुत ही हसास और सेंसिटिव फील्ड्स में, मिसाल के तौर पे मिलिट्री में, तो यकीनन वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किसी और को मिले, ताकि उनका जो मिलिट्री डोमिनेशन है वो हमेशा बाकी रहे। क्योंकि मिलिट्री डोमिनेशन के ज़रिए अभी जो हालात है उसमें हम वाज़े है कि मिलिट्री डोमिनेशन और जुल्म के ज़रिए वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, दूसरे टाइप्स ऑफ कंट्रोल को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपे। तो मिसाल के तौर पे AI ये डेवलप होगी, इसका एप्लीकेशन हर जगह पर है, मिन जुमला मिलिट्री में, मिन जुमला मसलन दूसरे मसलन सर्वेलेंस में। तो आप चाहते हैं कि डेटा वो करे, देखे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहा है, इस तरह। तो ये यकीनन होगा कि वो चाहेंगे कि इसको मोनोपोलाइज करे, जिस तरह उन्होंने बहुत सारे दूसरे टेक्नोलॉजीज़ को मोनोपोलाइज किया है, और वो कभी शेयर नहीं करेंगे इन चीज़ों को। क्योंकि देखिए मगरिबी जो तमद्दुन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका जो असल असास है वो ये है कि वो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरों को सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी तहकीर करना चाहते हैं, उनके रिसोर्सेस लेना चाहते हैं, और हर चीज़ उन्हें अपने लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी यही होगा। तो इसका तन्हा रास्ता वही है जो रहबर इनकलाब ने कहा, कहता उन्होंने
यहाँ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कहा कि आप ऐसा काम करें, अभी से प्लानिंग करें कि अनकरीब टॉप 10 कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मसलन जमहूरियत इस्लामी ईरान को होना चाहिए। तो देखिए उनके लिए टारगेट भी सेट किया है। उसमें अहम नुकता वही जो कुमैल भाई बयान फरमा रहे थे कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रेन मॉडल से लेके उससे एक लेयर नीचे भी है, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, काफ़ी दिलचस्प है। वो है इसके लिए जो हार्डवेयर लगता है वो भी बहुत ही ख़ास और एलीट का वो है, और उसकी अभी जो लीडिंग कंपनी है वो एनवीडिया है। और ये इतना हसास मौजू है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एनवीडिया चिप्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है मॉडल्स ट्रेन करने के लिए, उसके ऊपर चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल्स लगा दिए। यानी देखें अमेरिकन, क्योंकि एनवीडिया अमेरिकन कंपनी है, ये है जो वर्ल्ड लीडर है एआई चिप्स के लिए जिस पर मॉडल ट्रेन होंगे। क्योंकि आप मामूली चिप्स यूज करेंगे, महंगे भी है, स्लो भी है। अब एनवीडिया ने ऐसे किया है कि उनके पास डेडिकेटेड प्रोसेसर है, वो हार्डवेयर ही ऐसे है कि वो मॉडल्स फास्ट ट्रेन करके देगा। तो पूरी दुनिया उसके पीछे है, तो वो चाइना को भी नहीं दे रहे। तो देखे तो वो कह रहे कि हत्ता आप इस लेयर तक आए, नीता इस बारे में सोचे कि अपना हार्डवेयर डेवलप करे या वो उसको सीखे उस टेक्नोलॉजी को, ताकि जो पूरा इकोसिस्टम है पूरा टेक्नोलॉजी का, हार्डवेयर से लेके डेटा मॉडल से लेके, ये अपना हो, इसमें इंडिपेंडेंस हो। वही काम जो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स में किया, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कोई उन्हें देने वाला नहीं था। जो शहीद तेहरानी मुकद्दम थे उन्होंने कहा कि हम जीरो से शुरू करेंगे। उन्होंने 30 साल पहले कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम शुरू करते हैं। 30 साल मेहनत की, आज जाके देखे कि उनके पास हत्ता ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो किसी को पता नहीं है कि ये एक्चुअली हो कैसे कर रहे हैं। इन्होंने खुद से इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी मिसाल इसी तरह से खुद इन्होंने बनाया। तो कहा कि आप हर चीज खुद बनाए, यानी किसी तौर की डिपेंडेंस उन पर ये कहीं ना कहीं जाके मुश्किल इंसान के लिए यहाँ पर तौहीद, तवक्कुल और वो अल्लाह की जात के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस होना और तागूत से डिपेंडेंस के से पीछे हटना। कि दुनिया में दो ही आपके पास मॉडल्स मौजूद हैं। मुसलमान दो किस्म के हैं, एक अल्लाह पे भरोसा करते हैं और एक दुश्मन खुदा पे भरोसा करते हैं। जो दुश्मन खुदा पे भरोसा करते हैं वो रोज भीख मांगते हैं और जो अल्लाह जिल्लत उनको नसीब होती है, और जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं वो इज्जत उनको मिलती है। तो बस यहाँ पर जो फाइनल एस्पेक्ट है वो एक और चीज़ है कि कंट्रोल जो है वो ऐसे लोगों के पास आए जो एथिक्स में बिलीव करते हैं, मोरालिटी में बिलीव करते हैं, डिविनिटी में बिलीव करते हैं, हर इंसान का खैर चाहते हैं, जिनके अंदर जैसा आपने बयान किया कि वो इस्तिकबार वाला एस्पेक्ट नहीं हो कि सिर्फ हम ही हम हैं। क्योंकि जब मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी थी और मुसलमान जो एक सिविलाइजेशन, जैसे पहले की सिविलाइजेशन में जब मुसलमान जो है तालीम याफ्ता थे, मुसलमान पढ़े लिखे थे, उस ज़माने में मुसलमानों ने कोई सैंक्शन नहीं किया था। लोग आते थे, इल्म हासिल करते थे, इल्म हासिल करके जाते थे। जी, और आपने ये एथिक्स की बात की। आज देखें ये जो जंग चल रही है इज़राइल और गज़ा में, यहाँ पर इज़राइल ने, ये तो अब न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आना शुरू हो गया है कि इन्होंने किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया। और हम सब जानते हैं कि इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% नहीं होती। एहतमाल होता है कभी 50, 60, 70%, और इनको कोई पड़ी नहीं है। अगर 60%, 50% भी एहतमाल है तो वो वहाँ पे टारगेट किलिंग के लिए 100 बेगुनाह भी मारे जाए। पहले तो ये कि उन्हें पता नहीं उनका टारगेट वहाँ है या नहीं है। जी बिल्कुल। और दूसरा, वो टारगेट हो ना हो, वहाँ पे सिविलियंस है, वहाँ पे बेगुनाह लोग हैं, बच्चे, औरतें, उनके लिए मसला नहीं है। तो ये वही है कि जब टेक्नोलॉजी एथिक्स और अखलाक से जुदा हो जाती है उसका नतीजा हम देख रहे हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है कि जिनकी फिक्र इस तरह से ह्यूमैनिटी को लेके। इसको एक सादे इंसान के लिए और एक्सप्लेन कर दें, इन्हें हम आम इंसान हमें समझ में आए कि एक मिसाल के तौर पर वो खुद सोल्जर नहीं जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से या तो ड्रोन भेज रहे हैं या वो चीजें भेज रहे हैं जो ऐसी फाइटर पायलट्स अगर जाते हैं तो दूर से जो है वो हमला करते हैं। इन्हें खुद ने जाने की जरूरत नहीं होती है। वो इंफॉर्मेशन जो है कि वो टारगेट आपको दे देता है। यानी होता ही है कि वो सिस्टम, आप कहते हैं कि मुझे ये टारगेट चाहिए, वो वही जाएगा, डेटा ट्रेन मॉडल से पूछेगा, वो कन्वर्सेशन वो करेगा और फिर उसको वो हत्ता टारगेट उसको लॉक करके देगा। यानी शायद इस हद तक बात आ गई है कि बस वो जो ह्यूमन ऑपरेटर है उसको बस एक बटन दबाना है जी, कि शायद ये भी हट जाए। यानी एक ऐसा दौर आए कि ऐसा जमाना है कि हत्ता कोई ह्यूमन ऑपरेटर भी ना हो कि वो लास्ट मिसाइल का बटन दबाए। बस ये एआई बेस्ड सिस्टम्स और ड्रोन्स और मिशन जेट्स को पहले से टारगेट दे दिया जाए और उड़ा दिया जाए, कहा कि तुम ये मिशन कंप्लीट करके आ जाओ। जी,
तो देखिए यानी कि कितना ये खतरनाक और कितना यानी बेरहमाना एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असन ये रुख इख्तियार कर हो सकता रहा है। है और कितना शदीद आगे जाके हो सकता है। यकीनन यानी ये हमारे लिए, तो इसके खतरात के अंदर एक एस्पेक्ट जो है इसका, इंसानियत की तबाही, यकीनन और यानी मर जाए 10,000 मर जाए, 2,000 मर जाए, 3,000 मर जाए, यानी कोई इंसानियत उसके अंदर, एथिक्स और मोरालिटी नहीं है। तो इनके मुकाबले के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म इंसान को बिल्कुल कुव्वत और कुदरत देती है। कुदरत देता है। तो बगैर इल्म के इंसान जो है वो मुकाबला नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। यानी अब्जार है इल्म, लेकिन ऐसा अब्जार है जो ज़रूरी है। यानी जी। अगर आपके पास ये अब्जार ना हो तो ना आप जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं, ना अपने हुकूक और अपने राइट्स को आप वापस ले सकते हैं। जी क्योंकि सामने वाला जो एक बहुत ही अजीब ताबीर थी रहबर इनकलाब की, जो मगरिबी तमद्दुन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मॉडर्न वर्ल्ड है कि ना इनके पास दीन है, ना इनके पास अखलाक है। फिर एक जुमला और भी कहा कि ना इनके पास जो इंसानी शरफ और जो बेसिक इंसानियत होती है वो भी नहीं। क्योंकि देखिए इंसान की ज़िंदगी में 3 मरहले होते हैं। सबसे आला मरहला ये कि इंसान दीनदार हो, तो वो ख्याल करता है दूसरों के हुकूक का। उसके नीचे का मसला ये है कि इंसान अखलाक की रियायत करता है, अखलाक के पाबंद है। उसके नीचे का मसला है कि बहरहाल हर इंसान के उसमें वो बेसिक इंसानियत होती है, वो तो इंसान बाकी रखे, ताकि एक नहीं, ऐसा मसलन तमद्दुन जुल्म बुरा है ये हर इंसान जानता मानता है। है, लेकिन आज ये दुनिया आ गई कि जुल्म करने के बाद टिकटॉक के रील्स डालते हैं कि हमने जुल्म किया और देखो वाह वाह हमने कितना अच्छा जुल्म किया है। जी यानी वो दुनिया, इनकी जो सिविलाइजेशन, एक्चुअली देयर इज नो सिविलाइजेशन, देयर अनसिविलाइज्ड, जी। और अनसिविलाइज्ड होना ही उनकी और ये सिविलाइजेशन। टेक्नोलॉजी के बलबूते पर है। जी। इसका एक अहम रुख यही जी। टेक्नोलॉजी है। जी। तो ये कि ये एक अब्जार है, टूल है, तो मुसलमान भी इसमें आगे बढ़े ताकि जुल्म का मुकाबला भी कर सके और दुनिया के लिए वाजे कर सके कि टेक्नोलॉजी को एथिक्स और अखलाक और दीन के साथ कैसे इस्तेमाल किया जी, जाए। एक और यहाँ पर बात आई थी, मैं ऐड कर दूं, सर्वेलेंस के सिलसिले में एक डिस्कशन हुआ था कि कितना खतरनाक है एक आम इंसान के लिए। खुद सैयद हसन ने भी कहा था कि जो मोबाइल आपके हाथ में, एक्चुअली ये जासूस है बिल्कुल और ये इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, स्टोर कर रहा है, पहुंचा रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, गूगल पे जो है सर्च जो है वो आपके प्रेफरेंस बेस्ड आते हैं। एक थोड़ा सर्वेलेंस की दुनिया में किस तरीके से आज इंसान के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, और इसके अंदर एआई का रोल कितना है और कितना शदीद हो सकता है, थोड़ा ये भी हम डिस्कस कर लें। जी सही जी, इसके अंदर सर्वेलेंस, क्योंकि ये सालों से इनको जो इस्तिकबार जहानी है, इनको ये समझ में आ गया है कि सर्वेलेंस का मतलब ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ सर्वेलेंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, इसका मतलब ये है कि पूरे मुआशरे पे आपका कंट्रोल है। और ये उनको चीज़ समझ में आ सर्वेलेंस चुकी में थी। क्या करते हैं? सर्वेलेंस में ये होता है कि आप जैसे ही पब्लिक स्पेस में आते हैं, शुरू में जो इब्तिदा में जो सर्वेलेंस की बात गुफ्तगू थी, और उसमें जब आप पब्लिक स्पेस में आते हैं बहरहाल, तो आपको जो है नज़ारत में रखा जाएगा, आपको देखा जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब आप को बार बार देखा जाएगा तो उससे कोई भी एक पैटर्न समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं अपना, और वापस घर पे आ जाते हैं, तो इससे क्या समझ में आएगा, ये जो इंसान है ये अपने काम से काम रखता है। फ़र्ज़ करें एक शख्स है, वो मसलन जॉब पे जाता है, फिर मस्जिद जाता है मिसाल के तौर पे, फिर कई दोस्तों से मिलने जाता है, कहीं और जाता है, कहीं और जाता है, तो समझ में आ गया कि ये वो पहले वाले की तरह नहीं है। तो देखिए मुख्तलिफ़ पैटर्न से आप हत्ता पब्लिक स्पेस में जो सर्वेलेंस हो रहा है, उसकी जो पर्सनल लाइफ़ है वो कैसी होगी, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मिलियंस ऑफ लोग हैं, उनका डेटा है, बिल्कुल। वो बिल्कुल। कब उठते हैं, कब जाते हैं, कितने बिल्कुल। बजे की जी। ट्रेन पकड़ते क्या हैं। खाते हैं, क्या प्रेफरेंसेस है, हत्ता क्या बिल्कुल। कपड़े पहन सकते हैं ये, हम्म। क्योंकि यानी उसकी एक और पूरी पर्सनैलिटी वो आपको के सामने लाके दे सकता और है। आप सोचिए ये डेटा, पहले तो ये कि डेटा उनके लिए बहुत अहम है, स्टोर करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं। अब आप इस डेटा को जो ये एआई एल्गोरिदम से इसके साथ मिक्स करें, हम्म। तो इतना डेटा उनके पास है, फिर ये एआई एल्गोरिदम आएगा, इससे आपको पैटर्न्स और इंसाइट्स निकाल के देगा और खुलासा करके देगा कि ये इसको ये पसंद है, या तक कुछ जगहों पे प्रेडिक्ट करेगा, नहीं कहेगा कि शायद ये आने वाले 1 महीने में उसकी हिस्ट्री देखकर शायद ये मसलन कोई शादी है इसकी या कोई दूसरी चीज़ है उसमें जाने वाला है। और फिर इसी डेटा को इस्तेमाल करके ये 2 काम करते हैं। पहले तो ये कि आपको ऐसे सजेशंस देते हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह,
कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी आपके ज़रिए पैसा कमाएँगे ये। पहले ये, दूसरा ये कि ये बेहतरीन तरीका है आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके अफ़कार को, आपके सियासी इंक्लिनेशंस को, इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँच रही है। मसलन आज अभी ये बड़ा मसला है कि जो अभी ये जंग हो रही है, ये जो मसलन जेनोसाइड है, यानी इसमें अब हर एक जानता है, नहीं हर एक कर, लेकिन आप जाए अमेरिकन पब्लिक में जाए, ये इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये लोग हैं वो ये एआई एल्गोरिदम्स और ये डेटा यूज़ कर रहे हैं। सेंसरशिप है, लेकिन बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सेंसरशिप है, यानी वो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि नहीं मैं तो सब जानता हूँ, जो पूरी दुनिया की खबर है, जी, लेकिन अभी हकीकत में ये है कि जो हकीकत है उससे छुपाई जा रही है, यानी बहुत ही एक पेचीदा निज़ाम है जिसमें सर्वेलेंस के ज़रिए, इसीलिए किताब भी एक काफ़ी मशहूर भी हुई, एक लेडी ऑथर है, रिसर्चर है अमेरिका में, उसने नाम ही उसका ये लिखा, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, और उसमें उसने यही बात की कि हम मार्केट कैपिटलिज्म, जिसमें मकसद ये होता था कि प्रोडक्ट्स बनाए और लोगों को बेचे, कंज्यूमरिज्म और पैसा कमाए, कहा कि उससे हटकर हम एक नए दौर में आ चुके हैं जिसका नाम है सर्वेल, उसने नाम ही ये रखा, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, जिसमें वो आपका डेटा लेंगे, आपको सर्वेल करेंगे, किसी अमनियती उसके लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए आपकी ज़िंदगी क्या है, उससे ये पैसा कमाएंगे। जी, कल फेसबुक है, दीगर कंपनीज है, डेटा इंसाइट्स के ज़रिए, और इसमें फिर हो ये जाता है कि एथिक्स और अखलाक को, लोगों का फ़ायदा और ये, इसकी कोई अहमियत नहीं। उनके लिए जो मकसद है वो प्रॉफिट है। मसलन वो सिगरेट कंपनी है, वो कहेगी कि लोगों की हेल्थ, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, मैं देखूँ कि मैं ज़्यादा सिगरेट्स कैसे बेचूँगा, डेटा मिलियंस लोगों का हासिल करूँगा, एआई एल्गोरिदम्स के ज़रिए उससे पैटर्न्स को वो प्रेडिक्ट करूँगा, प्रेफरेंसेस, और मार्केटिंग मेरी स्ट्रैटेजी एआई ड्रिवन होगी कि मेरा सेल्स बढ़े। सही। पहले ऐसा होता था कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट जो है वो सब इंसानों के लिए करनी होती थी कि सब मेरी एड्स देखें। अब ये है कि हमारे पास डेटा Targeted है। ऑलरेडी आ गया है कि इतने इंसान जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, और जब इतने इंसान सिगरेट पीते हैं, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सिगरेट्स खरीद रहे हैं, तो उनके पास डेटा स्टोर्ड है कि कितने लोग सिगरेट्स खरीदते हैं, कितनी सिगरेट्स खरीदते हैं। अतः ये और भी कि किस लोकेशन पे खरीदते हैं, खरीदते क्योंकि हैं। वो भी मुमकिन है ट्रैक कर जी। रहे हो कि मसलन इतने % लोग इस लोकेशन पे ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये उनके लिए एक डेटा है कि आप वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को उस पे लगाए कि और सेल्स को बढ़ा जी। सके। हत्ता 1 to 1, यानी आपने कहा कि मसलन इतने यहाँ पे ये ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा चलता है, हत्ता 1 to Personalized। 1। मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ अभी, और इसके बाद मुझे जो सजेशन आएगा वो शायद वो ना हो कि आपको आएगा। शायद क्यों? नहीं, यकीनी। यकीन है। जी, क्यों? क्योंकि क्यों? publicly नहीं कहते हम जीमेल लोग का शायद। पूरा डेटा मेरा उनके पास है, व्हाट्सएप का डेटा है, और मुख्तलिफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ उनके पास है। उनको मेरी शख्सियत पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और इसमें प्राइवेसी के हवाले से भी बड़े सवालात है। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पे तो लोग कहते हैं कि हम प्राइवेसी, बगैर, लेकिन मसलन इसकी मिसाल है, अलबत्ता बहुत छोटी सी मिसाल, मसलन हमारे एक दोस्त है, वो कभी कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन वो किसी से एक जगह पर तकरीबन 7-8 मिनट वो कॉफ़ी के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की। अगले दिन उनके गूगल और यूट्यूब में उन्हें कॉफ़ी के सजेशन, सजेशंस है। तो उन्होंने ताज्जुब किया कि मैं तो ये तो कॉफ़ी काफी नहीं देखा गया है। तो इंस्टाग्राम मैंने के देखा है सीईओ का एक वीडियो है जहां पर इंस्टाग्राम के सीईओ बैठे हुए हैं, और वहां पर 2 एंकर्स हैं। 2 एंकर्स जो हैं वो एक लाइव अमेरिकन चैनल पर, वो उनसे कह रहे थे मैं टोक्यो जाना है, और टोक्यो की बातें करने लगे, और सडनली उसके बाद उसमें से एक एंकर फ़ोन उठाती है और वो इंस्टाग्राम ऑन करती है, और फ़ौरन उसको टोक्यो के होटल्स का ऐड आता है। तो वो उसको पूछती है, आर यू लिसनिंग टू मी, इज इंस्टाग्राम लिसनिंग टू मी, इंस्टाग्राम सुन रहा है मेरी बातों को? तो कहता नहीं हम नहीं सुनते। तो कह रही कैसे आया मुझे टोक्यो का ऐड, जबकि हमने मेरा फ़ोन बंद करके सामने रखा हुआ है, यानी मैंने ऑन भी नहीं है, इंस्टाग्राम ऐप ऑन भी नहीं है। तो ये खतरात काफ़ी, इंसान थोड़ा अलर्ट रहे इस बारे तो में। ये जो हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और ये एहसास, ये एहतिमाल कि आपको कोई नहीं देख रहा है, खुसूसन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनके पास बहुत ईज़िली आपका डेटा एक्सेसिबल है, तो क्या ये हम मसलन ये सोच सकते हैं कि नहीं हम डेटा हमारे फ़ोन में, लेकिन कोई देख नहीं रहा है, ये पॉसिबल है? देखिए, फ़र्ज़ इंसान, जो बेहतरीन तरीका इसका ये है कि इंसान एहतियात। वही डेटा रखे जो पब्लिक है, यानी आप आपके फ़ोन पे वही डेटा रखे जो कभी आपको कोई आके आपका दोस्त पूछ ले कि मोबाइल दिखाइए, तो आपको कोई मुश्किल झिझक ना हो कि हाँ, इसमें जो मेरा हमेशा काम का डेटा है, मैं मसलन तबलीग के लिए जाता हूँ, मैं लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, तो इंसान ये बेहतरीन तरीका है कि इंसान के पास हर चीज़ हो, वाज़ेह तौर पे क्लियर हो। हाँ, और ये थोड़ा मसलन हो सकता है ख़तरनाक कि इंसान मसलन प्राइवेट चीज़ें वग़ैरह वो मसलन आपके ख़िलाफ़
इस्तेमाल हो सकती है, तो इंसान एहतियात करे, शायद जी, ये यहाँ ज़्यादा पे बेहतर हो। क्योंकि सर्वेलेंस की बात थी और सर्वेलेंस में इस डेटा को किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने देखा कि किस तरह से लोगों को जो है जेनोसाइड किया जा रहा है या पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक और भी ख़तरा है जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, चूँकि बात ये हो रही थी कि क्या-क्या इससे किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। अ, एक बार तो है कि आपको जान से मार दिया जाएगा मिसाल के तौर पे, ठीक है? आपकी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं, बहरहाल हम अकीदा रखते हैं, अगर इस डेटा को इस्तेमाल करके आपके ईमान को अगर ख़त्म कर दिया गया, तो ये दुनिया में तो आप चंद साल जो है जी वो नहीं। जी लेंगे, लेकिन आपने अपनी पूरी आखिरत जो हमारा अकीदा है कि पूरी जो है यानी इनफ़ाइनाइट अबदी है, है। अबदी है, वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो है थोड़ा-सा हमारे हाँ, नौजवान जवानों को आयतुल्लाह अ, खामेनी का जुमला इसके हवाले से वो कहते हैं कि जी, मसलन जिस्म खत्म हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लेकिन अगर रूह रूह को खत्म हो बर्बाद गई कर दिया। तो यानी वो जंग नर्म को ये इसी चीज़ के लिए कहते हैं, सॉफ्ट बिल्कुल, वॉर जो है, जो ज़हनों को कंट्रोल करना बिल्कुल। दुश्मन चाहता है, उसका ख़तरा यही है कि वो आपकी पूरी अबदी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। जी, जी। और हम और देखते हैं कि किस तरह से एआई को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता जी, है, चाहे वो उनके खुद के इलेक्शंस के अंदर हो। जी। यूएस इलेक्शंस में आप देखें कि लोगों ने कहा है बाकायदा कि किस हुँ, तरह से जो है एआई को इस्तेमाल किया गया है इलेक्शंस को जिताने के लिए। तो हुँ, उसी तरह से ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है, हमारे अकीदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जी, और ये जब होना शुरू हो जाएगा कि हो चुका है, तो फिर ये यहाँ पे जो है वो डरने की चीज़ है। जी। तो जी, इसीलिए इसमें बहुत अहम है कि इंसान जब दीनी मालूमात, दीनी मारिफत हासिल करना चाहे, तो वो मोतबर सोर्सेस से ऑथेंटिक हासिल करे, सोर्सेज़ जी, ऑथेंटिक सोर्सेस से। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि एक मोतबर आलिम दीन से, क्योंकि जो इस्लाम में इसकी ताकीद है कि इंसान इंसानी राबता बरकरार रहे। क्योंकि बहस सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन की नहीं है। नहीं, बस ये बिल्कुल। नहीं है कि कोई एक आलिम दीन है वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, अब मैं जाके चैट जीपीटी से ले लूँ। चैट जीपीटी वैसे भी एक्यूरेट आपको नहीं देगा, उसमें बायस और तमाम खतरात है। लेकिन हत्ता बरफ़र्ज़ दे भी दे, तो मकसद ये है कि आप जब इंसानों के दरमियान राब्ता है, तो वो तरबियत, वो उसका पहलू वो हो रोल जाता है। मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग है, तरबियत है, और हत्ता मालूमात के लिहाज से भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक आलिम दीन या एक मोतबर ज़रिया वो आपको बता सकता है। तो ये बहुत अहम है कि इंसान बिल्कुल। रिप्लेस ना कर दे अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को और कहे कि ठीक है अब ये नई चीज़ आ गई, क्योंकि मसला हमेशा यही होता है, क्योंकि ये आसान है, ये हुँ, एक्सेसिबल है, ये हुँ। फ्री है, ये मशीन है, इससे गुफ्तगू नहीं करना है, इससे टाइम नहीं लेना है। तो लोगों के ज़हन में ये बात आती है कि भाई दीनी कोई भी चीज़ है, सवाल है, बस चंद क्लिक करें। तो इसका मुश्किल इसमें ये है कि हमेशा आसान रास्ता सही रास्ता नहीं होता। इंसान को लगता है कि ये आसान है तो सही होगा। हुँ। कभी-कभी इंसान को सख्त रास्ता इख्तियार करना है ताकि हकीकत तक और सही मारिफत तक पहुँच सके, और खुद ये एक जिहाद है। खुद इंसान सही इल्म और सही मारिफत और सही दीन की मालूमात तक पहुँचे, खुद ये हमारे एक जिहाद ब-नफ्स और खुदा से नज़दीक होने के जो है उसका एक हिस्सा है, ये एक अहम कम से हिस्सा है। कम दीनी मामलात में हमारे पास कोई वेरिफिकेशन सोर्स होना बिल्कुल। चाहिए। हुँ, जैसे हमारी किताबें, हमारे पास हुँ। कई सारी मोतबर किताबें हैं, मोतबर उलमा हैं। इनसे राबता इस वजह से कम हम बरकरार रखें कि जो इन्फॉर्मेशन बहरहाल आ रही है, लोग जाएँगे इसके और हम पीछे और प्रमोट भी लेंगे। कर रहे हैं, यानी हम जी, ये कह रहे बिल्कुल, हैं कि आप लेकिन ये जाके यूज़ करें। वेरिफिकेशन जो है वो जी, मुझे करना है, जी। वो सबको करना है अपने हाँ, लिए। तो यानी जो टूल्स हैं एआई में, मिसाल के तौर पर अभी एआई मूवीज़ बना देता है। मैं मिसाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबील कुरान चैनल के लिए हम लोगों ने एआई का इस्तेमाल किया। पहले हम लोगों ने उर्दू में जो कुरान को वो करा, ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसमें हम लोगों को तकरीबन शायद 2 साल लग गए ऑडियो रिकॉर्ड करने में। लेकिन जब हम लोगों ने इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, इंग्लिश में रिकॉर्ड किया, एआई को पूरा कुरान का डेटा दिया और कहा कि ऑडियो कर दो, टीटीएस, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी, तो उसने 10 मिनट के अंदर जो है पूरा डेटा, हमें सुनने में ज़्यादा वक़्त लगा, बिल्कुल, लेकिन उसने पूरा डेटा बिल्कुल, जो है वो 10 बिल्कुल। मिनट में पूरा उसने बिल्कुल। प्रोसेस करके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर था 10 मिनट लगा, शायद दूसरे कंप्यूटर्स में और कम लगता, तो उन्होंने पूरे कुरान को जो है वो आपको 10 मिनट में पूरा ऑडियो आपको दे दिया। अब वो ठीक है, वो ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन अभी वो उस परफेक्शन पे नहीं पहुंचा, लेकिन वो कह रहे हैं हम अपने आप को और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खुद एआई के अंदर, खुद टीटीएस टेक्नोलॉजी में भी जब हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं दुनिया में 3-4 कंपनीज हैं जिनके उन्हीं के पास हाथ में। पूरी दुनिया का कंट्रोल उनके पास है। और हत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे दूसरे कंपनीज़ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन्हीं से ले रहे हैं, उन्हीं जी, के जी, जी, सर्वर से, पूरी यानी वो जो इंडस्ट्री है मॉडल बहरहाल किसी उन्होंने के पास बनाई है, है।
हाँ, तो ये दूसरे कंपनीज है, ये इंटरफेस Resellers आपको हैं। दे रहे हैं, रीसेलर्स है। हाँ, जी तो लेकिन ये है कि उसी बहरहाल को ये होगा कि लेके थोड़ा कंट्रोल थोड़ा सी उसके अंदर वैल्यू value एडिशन addition करके करते देते हैं। तो ये अच्छा, इसके हम लोगों ने अलग अलग अब आज डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहेंगे कि आप इसे यूज करें, यकीन आप जानें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई रास्ता, जैसे कुरान हम लोग 2 साल फिर से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अक्लमंदी नहीं होती जब वही चीज़ 10 मिनट में हो सकती है। तो आप जिस भी फील्ड में, आप बिल्कुल। अपनी फील्ड में अगर स्टूडेंट हैं तो आप चैट जीपीटी यूज़ करें, अपनी रिसर्च में यूज़ करें, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के बिल्कुल। साथ। दूसरे तरीके से अगर आप जिस भी फील्ड में हैं तो आप खुद आइडेंटिफाई करें इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर है, ताकि आप फर्स्ट मूवर्स बने, बिल्कुल। ताकि आप जो है बिल्कुल। फर्स्ट लेवल पर जो है कोशिश कर सकें। अच्छा, खतरात के हिसाब से हमने बात की, सर्वेलेंस के हिसाब से बात की, जो डेटा हम खुद व्हाट्सएप पे या डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, ये कहते हैं एनक्रिप्टेड होता है। क्या हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं एनक्रिप्टेड होता है? देखिए इसमें ये कि जो कंपनी है वो कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लेकिन जो कंपनी के पास जब डेटा आता है तो अगर वो चाहे तो उनके पास एक्सेस है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। और ये फरावान मसलन न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आता है कि मसलन किसी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक ने फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजी कि हमें इतने इतने अकाउंट्स का डेटा डेटा चाहिए, चाहिए। उन्हें कंप्लाई करना है, देना है। देना है, यानी उसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। यानी जी, ये ऐसी कि हत्ता एक मिसालें- अमेरिकन कंपनी जी। और वो अपना डेटा मसलन इन एजेंसीज के साथ शेयर ना करे, बिल्कुल। नामुमकिन है, ऐसा उन्हें काम वहाँ करने जी, नहीं दे हत्ता रहे हैं। ऐसी मिसालें मिलती है कि कुछ ऐसी ईमेल कंपनीज़, काफ़ी पुरानी मिसाल है, कि जब उनसे ये डेटा रिक्वेस्ट किया गया, इन्होंने अनाउंस किया अपने कस्टमर्स को कि हम डेटा देने वाले हैं फलाँ दिन, इससे पहले आप उसके बाद Delete हमारी कर दो। ज़िम्मेदारी नहीं है, आप जो और करना है। ये यानी इस बहुत हद वाज़ेह तक है, भी मसलन ये टेलीग्राम के हवाले से जो इख्तिलाफ़ात चलते रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में बिल्कुल। बैन होता है, उसमें जो अहम नुक्ता होता है वो ये होता है कि वो जो मुल्क जो बैन कर रहा है वो कहता है कि आपके डेटा सर्वर्स हमारे मुल्क में हो, ताकि हमें डेटा एक्सेस हो। टेलीग्राम कहता है कि नहीं, हम अपने पास रखेंगे। और टेलीग्राम का राब्ता अमेरिकन उनके जो एजेंसीज़ उनके साथ बहुत गहरा है। यानी टेलीग्राम के पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा एहतिमाल है कि जो अमेरिकन एजेंसीज़ उनके इख्तियार में है। तो कोई वो नहीं है। सही। और चाइना मसलन चाइना ने अपना व्हाट्सएप का जो इक्विवेलेंट बनाया या वी WeChat। उसके पीछे भी एक यही मकसद था कि पूरा चाइनीज़ डेटा अमेरिकन सर्वर्स पे स्टोर ना हो, अगर हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे स्टोर। तो ये डेटा सिक्योरिटी और डेटा एक्सेस अहम है, और शायद ये बहुत वाज़ेह चीज़ है जो थोड़ा बहुत जाके मुताला करे कि ये एक्सेस बहुत आसानी से होता है। हाँ, यानी जी। हम ये अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि सर्वेलेंस उनके पास हर चीज़ की है, हर बात की है। आप जी। कभी भी अपने आप को ये सेफ ना समझें कि टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, खुद अभी जो मारे जा रहे हैं मजलूम, उनके अंदर टेक्नोलॉजी, उनके पास जो है मोबाइल जो है उसके ज़रिए से जासूसी की जा रही है, फिर हमला किया जा रहा है। तो आप ये क्लियर रहें कि आपको सब देख रहे हैं, आपको सब सुन रहे हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल भी वो ना रहें। अच्छा, एक और जो आखिरी हमारा पॉइंट है शायद डिस्कशन का, वो ये है कि मुस्लिम्स और ख़ुद एक मैं डिस्कशन मुस्लिम्स पर आने से पहले कि चाइना की आपने मिसाल दी कि चाइना ने जानता है चाइना भी, बिकॉज अभी दुनिया में जो ईस्ट और वेस्ट की जंग है उसके अंदर चाइना और रशिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, चाइना खुद टेक्नोलॉजी में। और हम देखते हैं टिकटॉक जो है चाइनीज़ है, उसका असर अमेरिका में जेन ज़ी के ऊपर कितना ज़्यादा था। और अभी जो अमेरिका में सर्वे किया गया उसमें पता चला कि 50% से ज़्यादा जो जेन ज़ी वाले जो हैं, जो कम एज वाले वहाँ के बच्चे हैं या जवान हैं, वो बिलीव करते हैं कि फ़लस्तीन को हक़ है और इज़राइल जो है वो जालिम है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो कहा गया कि टिकटॉक का असर था, क्योंकि टिकटॉक ने सेंसर नहीं किया इन्फॉर्मेशन को और वो उन तक पहुंची। अच्छा, ये हमारे लिए क्लियर है कि टिकटॉक जो है वो ज़्यादा दिन तक जो ये लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनके एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो चाइना ने कैसे, चाइनीज़ मॉडल जो है वो उनके एक तरीके से उनके मुकाबले में एक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का मॉडल है, तो चाइना किस तरीके से इसको मैनेज करता है? कोई अगर जी, इसमें शायद जो अहम नुक्ता है वो दो चीज़ें। एक ये कि क्योंकि टिकटॉक यूट्यूब का कंपिटिटर है, और यूट्यूब जो बड़ी चीज़ है, जितनी बड़ी चीज़ है, यूट्यूब के मुकाबले में कोई चीज़ आप खड़ी करना चाहते हैं तो उसको फरावान पैसा और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कोई मामूली मसलन कंपनी या मसलन एक मुल्क जिसके पास इतना बजट नहीं, वो इसको खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन चाइना के पास ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ है और टेक्नोलॉजिकली भी उनके पास ये सलाहियत है कि एक ऐसा यूट्यूब को जो कम्पीट करे वो सिस्टम ईजाद करे।
तो पहले तो ये कि उतनी तवानाई हो। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये था कि टिकटॉक ने आकर जो जेनज़ी है उसका माइंडसेट जो है और जिस उनकी जो शरायत ज़िंदगी है जिसमें ये है कि बहुत टाइम उनके पास नहीं है। तो उन टिकटॉक ने आके ये पैटर्न ईजाद किया, बहुत शॉर्ट वीडियोस 30 सेकंड्स 1 मिनट, कि उसका नतीजा ये हुआ कि यूट्यूब मजबूर हो गया, उसने शॉर्ट्स को इजाफा किया। दो तो ये कि- लेयर्स है, इंस्टाग्राम ने रील्स किया और और- यूट्यूब ने शॉर्ट्स और किया। ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक की वजह, यानी टिकटॉक ने एक देखा ये- कि अमेरिकन सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में, Once again, जेन data. ज़ी में इन्होंने इस बात नुक्ते को कैच किया, पॉइंट को कैच किया कि ये एक पोटेंशियल है, यानी यहाँ पर हम अपना रास्ता खोल सकते हैं, शायद दूसरी जगह इम्कान नहीं है। तो शायद उन्होंने इसको रियलाइज किया, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, टेक्नोलॉजी भी थी, और शायद तीसरा उनसुर इसमें हो जो उसमें मॉनेटरी वो होता है कि जिस तरह यूट्यूब भी पे करता है कि आपके इतने व्यूज होंगे वगैरह, तो पैसा भी इंसेंटिव बनता है। मखसूसन वो जो टिकटॉक पे बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों वीडियोस बना रहे, क्योंकि मॉनेटरी भी फायदा है। तो ये 2-3 चीजें मिलकर नतीजा ये हुआ कि अचानक से ये इसने वो किया, और उसका फर्क भी जिस तरह आपने बयान किया बहुत वाज़ेह है। यानी जब ये हुआ काफ़ी दिलचस्प हुआ है कि टिकटॉक पर जब डेटा देखा गया कि फ्री पैलेस्टाइन जो हैशटैग है और उसका कंपैरिजन किया गया, मसलन इसराइल के लिए एक हैशटैग था, तो उसका मुकायसा इस तरह हुआ कि फ्री पैलेस्टाइन जो हैशटैग है वो 25 बिलियन टाइम्स शेयर हुआ, और उसके मुकाबले में जो हामी इसराइल हुआ था वो 500 मिलियन। तो जब ये हुआ तो बहुत सारे वहाँ वेस्टर्न मीडिया ने आके वो कहा कि टिकटॉक एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर रहा है पैलेस्टीनियन फेवर में। तो जो टिकटॉक का चीफ था या उनका एक ऑफिसर था, उसने आके बयान दिया, उसने ये बयान दिया, कहा कि हमने एल्गोरिदम को मैनिपुलेट नहीं किया है, मैं क्या करूं, जवान प्रो पैलेस्टाइन है जी, यानी एक हकीकत को, और कितना उस तरफ से फेसबुक, मेटा, ये लोग कितना सप्रेस कर रहे हैं जी। अपने एल्गोरिदम्स के जरिए। इस पे भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है, जी। अल जजीरा पर अलग, कि बाकायदा इस पे गुफ्तगू हुई है कि किस तरह इसको मैनिपुलेट किया जाए। अच्छा, यहीं पर जो ये एक राब्ता, एक रिलेशन कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये जो है, और ये एआई एंड पॉलिटिक्स और कल्चर, ये सारा चीज़ जो है बग़ैर वो पॉलिटिकल विल के, जैसे ईरान में रहबर मुअज़्ज़म ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई है, अब वो जो नीचे के लोग हैं वो उसको लेके अगर आगे बढ़ें, तो जैसे रहबर मुअज़्ज़म खुद कहते हैं कि एक ज़माना था कि सिर्फ हम ऑयल के लिए जाने जाते थे, अब हम ऑयल के लिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए भी जाने जाते हैं, अब हम जो है वेपन्स के लिए भी जाने जाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो जब तक ये मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ अगर हम पलटते हैं, तो क्या मसलन आप इतनी बड़ी मुसलमानों के लिए, खुद रहबर मुअज़्ज़म बार बार कहते हैं कि मसलन स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, लोकेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ऑयल के हिसाब से, गैस के हिसाब से, नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से, जवानों के होने के हिसाब से, दुनिया में सेंट्रल पोजीशन होने के लिहाज से, ऑयल का पूरी दुनिया का यहाँ से गुजरना, शिप्स का यहाँ से गुजरना, हर लिहाज से मुसलमान एक सेंट्रल पोजीशन में है कि अगर ये जो चाइना का जो पॉलिटिकल विल है कि हमें रेजिस्टेंस दिखाना है, हत्ता टेक्नोलॉजी में रेजिस्टेंस दिखाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेजिस्टेंस दिखाना है, जब तक ये तसव्वुर इजाद नहीं होगा, जब तक हकीकत में मुसलमान जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो पॉलिटिकल विल की जो आपने बात की, चूँकि चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है आइडियोलॉजिकली, और हम उसकी तारीफ तो नहीं करते, लेकिन देखिए उनको भी ये समझ में आ गया है कि आज का जो निज़ाम इस्तिकबार है, उसके मुकाबिल में जो हो रहा है दुनिया में, उसको बगैर कोई ट्विकिंग करके अगर दुनिया में फैला दिया जाए, खुद ब खुद लोग जो है फैसला करेंगे कि ये जो निज़ाम है ये कितना जालिम निज़ाम है। हत्ता चाइना को ये समझ में आ गया है जी। और ये पॉलिटिकल विल, चूँकि ऐसी चीज़ असल ये कि खड़ी होना बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी टिकटॉक जैसी चीज़ जिसको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों करोड़ों रुपये जिसको चाहिए, डॉलर्स जिसको चाहिए, वो चाइना जैसी कंट्री खड़ी कर सकता है, और वो पॉलिटिकल विल उसमें अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामी ममालिक है उसमें हमको ये कलेक्टिव पॉलिटिकल विल जो है, ये तमाम हकायक जो आपने बयान किए उसके बावजूद नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे लोगों पे जो है बहरहाल, चूँकि जिम्मेदारी तो हटती नहीं है, अगर चूँकि पहले जो जिम्मेदारी थी ये जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, सियासी अफराद हैं, इनकी थी।
अगर ये नहीं अदा कर रहे तो फिर बहरहाल वो जिम्मेदारी जो है वो आती है, उसका जो नेक्स्ट लेयर है उस पे आती है, फिर लोगों पे आती है, उलमा पे, उलमा इंटेलेक्चुअल पे, पे, इंटेलेक्चुअल, इन्फ्लुएंसर्स पे। जी और जी, ये तमाम लोगों इसी पे हवाले से जिम्मेदारी। रहबर इनकलाब ने यही नुक्ता बयान फरमाया था कि जो मुसलमान माशरे में जो एलीट है, यानी जो उलमा है, इंटेलेक्चुअल्स है, फाइनेंशियल एलीट है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो मासेस है और जो मुसलमान लोग हैं, पब्लिक है, इन्हें बेदार करें। और जब मुसलमान पब्लिक बेदार होगी तो जो मुसलमान हुकूमतें उन पर प्रेशर आएगा ताकि ये पॉलिटिकल विल ईजाद हो। ये बिल्कुल। तो उन्होंने तरीका भी बताया कि जी, ये जिम्मेदारी है जो प्रोसेस एलीट है, है, पूरा प्रोसेस है कि बेदारी का। बेदारी का, कि पहले एलीट समझे, जो लोग समझते हैं, मसाइल को जानते हैं, जो हर एतबार से एलीट, मसलन जो थोड़ा सा भी दूसरों से आगे, वो एक माना में एलीट है, जिसे फहम है, वो आए अपनी जिम्मेदारी अदा करे, बेदारी एक उमूमी बेदारी ईजाद करे। और जब लोग बेदार होंगे तो यकीनन जो हुकूमतें उन्हें मानना पड़ेगा। जी, यानी पब्लिक प्रेशर एक ऐसी चीज है कि जिसके सामने हर कोई झुकता है, हर सियासी ताकत झुक जाती है। हम अभी आइंदा दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुमैल साहब, आप एक पॉइंट बोलना चाह रहे थे कि हमेशा जो है तजुर्बों से जनरेशन दर जनरेशन, पहले इंसान को आग जलाने नहीं आता था तो बिल्कुल। पत्थर के जरिए से आग जलाई जाती थी, फिर उस इंसान ने सीख लिया नहीं आग इस तरीके से जलाई जा सकती है तो पत्थरों के जरिए से, फिर इस तरीके से तजुर्बों को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है आज इस मरहले तक पहुंचा है कि प्रीवियस जनरेशन के तजुर्बों को इस्तेमाल करते हुए इंसान हमेशा रुश्द करता है। जी। अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे में ये है कि वो ये क्लेम करता है कि तमाम इंसानी तजुर्बे जो आज तक हुए हैं उसका मैं एक्सेस करके अभी आपके सामने बिल्कुल। नतीजा देना चाहता हूँ। इसके बारे में आप। जी, बिल्कुल बजा नुक्ता आपने कहा कि अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को शुरू से लेके अब तक अगर देखें तो हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये रहा है कि जो पिछली कौमें रही हैं, पिछली सिविलाइजेशंस रही हैं, उनके तजुर्बों से उन्होंने जो इल्म और तजुर्बे ज़ख़ीरा किए हैं, उस पे जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ये नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं। और आप अगर एक जनरल ग्राफ अगर प्लॉट करें तो उसमें आप देखेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, बीच में स्पाइक्स होंगे। हत्ता ये है कि हमारे यहाँ पे चूंकि हमारा अकीदा भी है कि अजाब आए हैं जिसमें कौमें जो है वो नाबूद हुई है, तो ये वो स्पाइक्स है। लेकिन कुल्ली तौर पे आप देखेंगे जो नई कौम आई है, फिर से उसने अब पुराने लोगों के तजुर्बे, इल्म, जो मेहनतें थी उसको इस्तेमाल करके एक नए लेवल पे गए हैं। हत्ता मटीरियल एतबार से, हत्ता जो है नॉन मटीरियल जो चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं, जिसमें आप पहले आप देखें मसलन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन आज है। उसके कंटेंट में भी क्या है उस पे गुफ्तगू नहीं है, लेकिन कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों। जी, मिसाल के तौर पे अब देखें ह्यूमन राइट्स खुद ये एक अर्जिशी और अकदारी चीज़ है, वैल्यू है, ठीक है। तो इस एतबार से आप देखें स्लोगन के हद तक यानी एक पॉजिटिव मूवमेंट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ये बात और है कि जो बना रहे हैं वो खुद उस पर अमल नहीं करना चाहते, किस तरह उसको मिसयूज किया जाता है। तो नुकता यहाँ पे ये है कि देखिए जिस तरह से पिछली ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल किया अपने तजुर्बों को पहुंचाने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए, नए नए टूल्स डेवलप किए। पहले ज़बान जो थी वो काफ़ी प्रिमिटिव थी, बाद में उसको डेवलप किया गया। क्यों? ताकि वो तजुर्बों से इस्तेमाल किया जाए, उन तजुर्बों को ज़ख़ीरा किया जाए ताकि आने वाली नस्ल इसको इस्तेमाल। लैंग्वेज को डेवलप किया गया, पेपर जो है उसको इन्वेंट किया गया, तमाम चीज़ें। और आज हम उस मरहले में, और ये चैलेंज है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आज, कि ये जो AI है कि जिसके अंदर ये कुव्वत पाई जाती है कि ये तमाम तजुर्बे जो है यकजा सारे आपके पास मौजूद है और आप उससे जो है अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जो है एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ह्यूमैनिटी के लिए आज चैलेंज है कि वो किन चीज़ों के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ये AI जैसी ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी तमाम तारीख़ी इंसानी तजुर्बे जो है उसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो गोल है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा या इलाही ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे वो स्पाइक आने का जो है खतरा, और बहुत हमें बड़ा स्पाइक आएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइक पूरी आएगा। इंसानियत को एक ऐसी जगह ले जाएंगे क्योंकि कंट्रोल इनके पास रहेगा। तो एक इंसान जब चीज़ें सर्च कर रहा है तो यानी इसके AI के ख़तरात में से ये है कि इंसान सर्च कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ही उसे लिमिटेड दे रहा है, इंसान उसी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से
रिपोर्टिंग, हर जगह पर वो जो है वो इतना उसको महदूद कर देगा इंसान को, तो वो कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वही लोग फैसला करेंगे। और एक्चुअली आज भी यही हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में होगा ये कि हर इंसान को लगेगा मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ, आई एम मेकिंग डिसीजन। तो वो कोई डिसीजन की कोई वैल्यू और होगी नतीजा नहीं। ये होगा कि ये जो इस्तेमारी निज़ाम है इसका मुकाबला सख्तर हो जाएगा, जी, क्योंकि एक नया लेयर अब इसमें इजाफा होगा। वैसे भी हम पहले से ही जानते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया और वो कैसे हकायक को छुपाता है। अब उसके पास एक और अवज़ार है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है उनके पास, कि ये हर कोशिश इनके मुकाबिल में, इनके निज़ाम को, ज़ालिमाना निज़ाम को ज़ईफ़ करने, इसको रोकने के लिए इनके पास एक और अवज़ार होगा। इसीलिए बहुत अहम है कि मुसलमान हम सब अलर्ट रहे, देखें कि क्या हो रहा है, अपनी बसीरत में इज़ाफ़ा करें, दुनिया को पहचाने क्या हो रहा है, और फिर देखें कि हमारे अतराफ़ में जहाँ पर हम हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। क्योंकि मुमकिन है हम कोई ग्लोबल लेवल पे कोई एक्शन ना ले पाएँ, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि थिंक ग्लोबली, आपका जो तसव्वुर और फ़हम होना चाहिए वो ग्लोबल होना चाहिए। अलबत्ता वो मुतासिर करेगा जो आप लोकली और आपके अतराफ़ में जो अमल अंजाम दे रहे हैं। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दें जहाँ पर भी है, हर कोई अपने एतबार से, लेकिन इस फ़हम और बसीरत के साथ कि ये नई चीज़ें भी, उनमें से एक अहम मौज़ू है हाँ। जो आज इसमें गुफ्तगू। सिर्फ एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो रूहिया जो है, जो अप्रोच है, वो इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला की मामी तवानी वाली अप्रोच जो है ना, क्योंकि हम लोग ने जितनी बात की तो एक शायद वो एक जवान बैठेगा एक मायूसी वाला हाँ, वो तसव्वुर इजाद किया। इंजीनियरिंग कर रहा है, वो एआई करना चाहता है, लेकिन वो सोचेगा कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा इतनी बड़ी चीज़ें हैं। तो वो जो तसव्वुर जो इमाम खुमैनी ने दिया, येस वी कैन वाला, ये वो बहुत अहम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं पे एक ज़हन में प्रैक्टिकल नुक्ता भी आ रहा है, वो जवान जो अभी फ़िलहाल एआई की फ़ील्ड में है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे वो खुद सोचे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे अब एआई के अंदर डेटा सेट्स होते हैं मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पे आपको बैंकिंग सेक्टर में जो है कुछ करना है, तो आपको वैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हर इन्फॉर्मेशन लेके उसका फ़ायदा नहीं है, तो उसके डेटा सेट्स होते हैं और जो एआई के फ़ील्ड में उनको पता है। तो यहाँ पे ये पूरा मैदान खाली है कि हमारे जो इस्लामी डेटा हमारे पास जो इतना मौजूद है, उलमा ने ज़हमत की है, हज़ारों लाखों किताबें हैं, इनको तब्दील किया जाए डेटा सेट्स में, कि जो फिर वो एआई मॉडल्स इस्तेमाल करें ताकि निस्बतन बेहतर आउटपुट उससे निकले। तो ये एक काम है जो हमारे जो जवान आज एआई फील्ड में हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं छोटे लेवल पे। तो जी। ये एक प्रैक्टिकल नुक्ता हम्म। हमारे जवानों के लिए हो सकता है कि उस पे काम सही। किया जाए। एक और पॉइंट जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के हवाले से, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर जवान इंजीनियरिंग में हैं। एक तो हिंदुस्तान, दो हिंदुस्तान है जो हमारे यहाँ अक्सर जो है, एक गरीबों वाला हिंदुस्तान और एक जी, अमीरों वाला और दोनों को हिंदुस्तान। एक दूसरे की खबर नहीं है हाँ, मसला। तो लेकिन ये जो हिंदुस्तान है जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मसलन एक तालीम याफ्ता हैं, वो स्किल्स के लिहाज से उनके पास स्किल्स मौजूद है। लेकिन यही पूरी दुनिया में जो इस वक्त एआई का जो एक वो है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं, उसके मुकाबले पे वो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स, और हिंदुस्तान की बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? यकीनन ज़िम्मेदारी हर इंसान की, हर माशरे की, हर कम्युनिटी गुरु की होती है कि अपने हालात में जितना वो खिदमत कर सकते, जितना आगे बढ़ सकते, वहाँ तक आगे बढ़े। तो सर आपने कहा कि यकीनन इस्लाम के नज़दीक मायूसी का कोई तसव्वुर नहीं है, और हम हकायक को भी देखें कि अगरचे आप देख रहे हैं कि मसलन ये ज़ुल्म है या जेनोसाइड है या दूसरे मसाइल है, लेकिन उसके मुकाबले में उतना ही रेजिस्टेंस है। यानी जिस तरह से इनकी टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, उस तरह मोमिनीन और मुस्लिमीन के अंदर जो ईमान। रेजिस्टेंस और ईमान में, इसमें भी इजाफा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो अपने ईमान को मजबूत करें। दूसरा ये कि ये रेजिस्टेंस और ये कि हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, इस चीज़ को अपने अंदर ज़िंदा करें और अपने हालात में देखें। मसलन हिंदुस्तान के अंदर देखें, मिसाल के तौर पे एआई में हमारे पास जो रिसोर्सेस है, यकीनन वो उतने नहीं है जो सामने मुकाबिल में जितने, लेकिन इंसान ये कहते थे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, इससे हम क्या कर सकते हैं। और खुदा का तरीक़ेकार भी यही होता है कि जब इंसान उसके पास जितने रिसोर्सेस है, उसको इस्तेमाल करके अपना बेहतरीन कोई आउटपुट दे। कारनामा आउटपुट देता है, खुदा फिर ऐसे दरवाजे खोलता है जिसकी तवक्को इंसान को नहीं होती। यर्ज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब। ला- तो बिल्कुल। और हमारी ज़िम्मेदारी भी इतनी है, जितना हम कर सकते हैं हम करें,
अपने आप को कम ना समझे और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगरचे शायद मुवाजना किया जाए इब्तदाई तौर पे, कहे कि उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम शायद एक चिप भी नहीं खरीद सकते। तो कहते हैं नहीं ठीक है, आप एक चिप खरीद के एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, एक आप उसमें कदम आगे बढ़ा सकते हैं, या उसके रिसर्च में कोई गोशा है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, तो आप वहाँ कदम आगे बढ़ाएं। और ईमान के रास्ते में होता यही है कि शायद आखिर तक रास्ता इंसान के लिए वाज़ेह ना हो, इंसान कदम आगे बढ़ाए, और ये खुदा का वादा है कि जो भी खुदा के रास्ते में कदम उठाएगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो हिदायत फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए आते जी, जाएगा। बस एक आखिरी नुक्ता यहाँ पे, वो कुरान में जो मारूफ आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इस आयत को मामूलन यूं तर्जुमा किया जाता है कि खुदा जो है उतनी ही जिम्मेदारी आप पे डालेगा जितनी आपकी वुसअत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इंसान की कैपेसिटी कितनी है, ये अहम सवाल है। और इंसान की कैपेसिटी अगर पोटेंशियल के एतबार से देखी जाए तो वो कायनात की जो बीस है, ला निहायत है, मतलब उसकी कोई तुम्हारे निहायत अंदर नहीं पूरी है। एक कायनात छुपी हुई है। बिल्कुल। और लेकिन ये जो है एक दिन में एक्चुअलाइज नहीं होती, धीरे धीरे, वही जो काजिम भाई ने यहाँ पे नुक्ता कहा, जितने रिसोर्सेस है आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उतनी मैदान में कैपेसिटी सब आपने लेकर आए। एक्चुअलाइज की तो नई कैपेसिटी आपके अंदर आएगी, क्योंकि पोटेंशियली आप बेनिहायत है। समझ रहे हैं? वो आप दिया, मिसाल Unlimited उसकी है। ये है कि आप दिया लेके जब आप चल रहे हैं, जी। आपसे कहा जाए कि ये दिया आपके पास है और आपको मसलन 10 किलोमीटर चलना है, जी। आप क्या कहेंगे? ये भी कह सकते हैं कि भाई इतना छोटा सा दिया है, मुझे जो है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो उसको जवाब क्या देंगे? ज़ाहिर सी बात है, आप उससे कहेंगे चल के तो देखो। जब वो चलेगा तो वो रास्ता रोशन होता जाएगा और वो पहुंच वहाँ जाएगा से अपने मकसद वहाँ तक। से उसे वो जी, चीज मिलेगी बिल्कुल। उसकी जो तवक्को भी नहीं। आगे के रास्तों जी, को उसको उसके चलना पड़ेगा, चलना बिल्कुल, पड़ेगा। तो चलना तो ये पड़ेगा। अहम चीज़ है जी। कि एआई एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया, फ्यूचर और खुसूसन ज़हूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ तवज्जो करते हैं, वो बिल्कुल। दुनिया की तरफ तवज्जो करते हैं जहाँ इल्म है, टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अहम चीज़ ये है कि ये बना ये रहे हैं, इंशाअल्लाह इस्तेमाल इंशाअल्लाह मोमिन करेंगे जब इंशाअल्लाह। वक्त आएगा, जब और मोमिन पूरी जो है इंसानियत को कमाल तक पहुंचाने के लिए। तो ये इंशाअल्लाह। मुकद्दमे शायद हमारे ज़हूर के तय हो रहे हैं इंशाअल्लाह। तो उसी रूहिए, उसी अप्रोच के साथ आप जवान जो है मैदान में आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, आप टॉप करें, आप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करें, आप जहाँ रहते हैं टॉप करें, बड़ा विजन रखें, मोरालिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें, और खुदा ऐसे रास्ते खोलेगा शायद आपके ज़रिए से कि आप जो हैं खुद ताज्जुब करेंगे 20 साल के बाद कि मैं ये था, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि खुदा मुझे यहाँ पहुँचा देगा। और जो लोग बिल्कुल, पहुँचे हैं इंशाअल्लाह। खुदा के रास्ते पे, उन लोगों ने यही कहा है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि खुदा ने कहाँ पहुँचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दोनों ने वक्त दिया। मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही बातें। शुक्रिया बहुत बहुत दोबारा आपका भी स्टूडियो में बहुत-बहुत आने का। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और मोमिनीन आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपकी क्या व्यू रही, और ख़ुसूसन आपने क्या इस प्रोग्राम से सीखा, और अपने इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।